हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह भाग 6। यानी कि इससे पहले हम 5 वीडियो प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह पर बना चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी हमारे चैनल के अंदर। तो देखिए, वे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता दर्पण का नियमित अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि हर विषय से संबंधित जो सार संग्रह के प्रश्न आते हैं वो चुने हुए 10 प्रश्नों को लेकर के आते हैं वो लोग। जैसे कि हमने इससे पहले भारतीय इतिहास के बारे में आपको बताया था, करंट अफेयर के बारे में आपको बता दिया था, और पॉलिटी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, 10-10 प्रश्नों का सेट आता है, उन 10-10 प्रश्नों के सेटों को हम करा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतियोगिता दर्पण का खेलकूद संग्रह और जो सामान्य विज्ञान संग्रह आता है। तो 10 और 10 कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन को हम रैपिड फायर राउंड में आपको कराने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो आइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेलवे की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो सभी के लिए सार संग्रह जो वन लाइन फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं खेल कूद संग्रह के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो इसका आंसर संदीप पाटिल की, यानी संदीप पाटिल ने यहाँ पर सैंडी स्टॉर्म नामक एक अपनी आत्मकथा लिखी। तो आपको सैंडी से पकड़ लेना है। यहाँ पर सैंडी लिखा हुआ दिख रहा है, नीचे संदीप पाटिल लिखा है। तो सैंडी स्टॉर्म किसकी है? संदीप पाटिल की आत्मकथा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। तो स्वतंत्र भारत के व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहला व्यक्तिगत जो पदक है वो किसने जीता था। तो केडी माधव ने यहाँ पर जीता था पहला व्यक्तिगत पदक जब भारत स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, द वर्ल्ड्स बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है। इसका आंसर है पुलेला गोपीचंद की। और पुलेला गोपीचंद किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है भाई। और बैडमिंटन की ट्रॉफी और जो खेलों की कप और ट्रॉफियां हैं बैडमिंटन से संबंधित, और कितने खिलाड़ी खेलते हैं, इसके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है। मात्र 10 मिनट की हमने आपको कहानी सुनाई, और बैडमिंटन के सारे कप और ट्रॉफियां आपको याद हो गए हैं। कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो सारे आपको खिलाड़ी भी याद हो गए। एक बार आप चैनल के अंदर जाकर के जरूर विजिट कीजिएगा, तो खेलों की कप और ट्रॉफियां आपको देखने को मिल जाएंगी। फुटबॉल की भी कप और ट्रॉफियों को, हमने 22 फुटबॉल की कप और ट्रॉफियों को बड़ी आसानी से चुटकियों में आपको याद करा दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में और बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत में पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर है नवंबर 1985 में दिल्ली में आयोजित किया गया था पहला नेशनल गेम्स भारत में। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो फुटबॉल मैच होता है उसकी सामान्य समय अवधि कितनी होती है अंतरराष्ट्रीय की। तो इसका आंसर है 90 मिनट, यानी 45 मिनट का एक हाफ होता है, और कुल मिलाकर के 90 मिनट समय अवधि होती है फुटबॉल मैच की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसएस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है एसएस अर्जुन राजा ट्रॉफी। तो देखिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। रेलवे के एनटीपीसी में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। वही सारे प्रश्न यहाँ पर आपको प्रतियोगिता दर्पण में देखने को मिलते हैं। तो नियमित अध्ययन कीजिए प्रतियोगिता दर्पण का। प्रश्न नंबर 8 है, पैदल, रीगाटा एवं बकेट किस खेल की शब्दावलियों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर है नौकायन। नौकायन में प्रयुक्त होते हैं पैदल, रीगाटा और बकेट शब्द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 8, शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका क्या कहलाता है। अब देखिए कितना बदल करके प्रश्न पूछा गया है। पहले पूछा जाता था कि गैम्बिट शब्द किस एक खेल से संबंधित है, तो आप बता देते थे कि शतरंज से है। अब आपसे यह पूछा गया है शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है गैम्बिट। तो जो गैम्बिट शब्द है वो शतरंज से संबंधित है। और ये क्या होता है, तो शतरंज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्ट करने के तरीके को ही हम कहते हैं गैम्बिट। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो हाफ नेल्सन किस खेल से संबंधित है। तो ये जो शब्द आपको दिया हुआ है हाफ नेल्सन, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो कुश्ती से संबंधित है हाफ नेल्सन शब्द। हाफ नेल्सन शब्द किससे संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो आगामी परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं आगामी आने वाली हैं। तो देखिए, ये था हमारा 10 प्रश्न जो है खेल कूद संबंधित। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये खेल कूद संबंधित ये जो प्रश्नों का एक हमारे पास 10 प्रश्न का सेट था, ये समाप्त होता है इस प्रतियोगिता दर्पण का। चलते हैं, अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। तो सामान्य विज्ञान से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं, वो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपको दिखने वाले हैं अगले जो 5 या 6 मिनट की वीडियो में।
तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं, सामान्य विज्ञान की ओर चलते हैं। तो देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में आया होगा, आपने देखा भी होगा। अगर आपने रेलवे के एग्जाम्स दिए होंगे, एमपी पुलिस के एग्जाम्स दिए होंगे, तो कई बार आपने देखा होगा ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ। तो इसका आंसर है सोनार। तो सोनार एक तकनीकी होती है जिसके माध्यम से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। देखिए, सोनार के माध्यम से अल्ट्रासोनिक रेस को जो है नीचे भेजा जाता है, और नीचे जहां भी वो वस्तु स्थित होती है उस वस्तु से टकरा करके वो रेस वापस आकर के सोनार से टकराती हैं। तो पता चल जाता है कि कितनी गहराई में यह चीज स्थित है और क्या चीज है, वो लोहे की है या पत्थर की है, तो कैसी चीज है वो सब पता चल जाता है सोनार तकनीकी के माध्यम से। तो ये सोनार तकनीकी का उपयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? क्या वजह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो आंसर है कम गुरुत्व बल का होना। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है वहां पर चंद्रमा पर, इस वजह से वहां पर आपको वायुमंडल देखने को नहीं मिलता है। अगर आप वहां पर जोर से कूद गए तो भाई ऊपर ही लटके रह जाओगे, नीचे नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो चंद्रमा पर जब कभी जाना, आप तैयारी करना अच्छे से, भाभा एटॉमिक में सिलेक्शन हो जाए आपका, नासा में सिलेक्शन हो जाए, तो कभी मौका मिले चंद्रमा पर जाने का तो कूदने मत लगना जोर से, नहीं तो ऊपर ही रह जाओगे भाई। हाँ, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो एक तरासे हुए हीरे की जगमगाहट के पीछे कारण क्या होता है? क्या कारण है कि एक तरासा हुआ हीरा बहुत अधिक जगमगाता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर आप हीरे को तराश देंगे तो जब उसमें से एक कोई किरण गुजारेंगे तो वो किरण इतनी चमकती हुई निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के से संबंधित प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से तरासे हुए हीरा जो है वो जगमगाता हुआ हमको प्रतीत होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है सीजियम। सीजियम धातु जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, किसी से भी क्रिया कर सकती है सीजियम धातु। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा गैस मिश्रण वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अगर आप मतलब किसी चीज़ की वेल्डिंग कराने जाते हैं, मान लीजिए लोहा टूट गया, तो आप लोहे से टूटे हुए सरिये की जब वेल्डिंग कराने जाते हैं तो कौन सी गैस वहाँ पर, जो नीले नीले रंग की जो गैस होती है, उस गैस को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो एसिटिलीन कहते हैं उस गैस को। तो जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण जो वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है वो एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो 16वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु प्रकट करता है? मान लीजिए जो हमारे यूज में थिंग होती है, जो कॉमर्शियल मटेरियल होता है, वो अपने कौन से चरण में प्रस्तुत करता है जो रेशम का कीड़ा होता है? तो इसका आंसर है कोशित, यानी जो प्यूपा होता है, तो वो प्यूपा वाला जो जीवन चक्र होता है, तो प्यूपा जब वो बनता है तब वो हमारे लिए उपयोग में आता है। यानी अपने ऊपर जब वो चादर ओढ़ लेता है तो वो रेशम का जो मतलब उस कीड़े को जब उबालते हैं तो जो रेशम होता है वो रेशम हमको प्यूपा से प्राप्त होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रेशम को किस कीड़े से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम को सहतूत के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। जो सहतूत के पत्ते होते हैं उस पर जब प्यूपा अपना घर बना लेता है तो जो जीवन चक्र होता है तब उसमें से हमको रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सहतूत शब्द को भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि हमको रेशम किस पेड़ के कीड़े से प्राप्त होता है? तो सहतूत के कीड़े से प्राप्त होता है हमको रेशम। ठीक है, और कौन से जीवन चक्र में? तो प्यूपा वाले जीवन चक्र में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 17 है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ये आपसे पूछा गया कि ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो जोड़ों का प्रतिस्थापन ही ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। प्रश्न जो है ये आपका एमपी पुलिस में आया हुआ था विज्ञान वाले सेक्शन में कि जोड़ों का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? तो जो जोड़ों का प्रतिस्थापन होता है उसे ही हम ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। और ऑर्थो शब्द जहां भी आपको लगा मिल जाए तो समझ लीजिए वो घुटनों या फिर जोड़ों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित वो प्रश्न है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि ऑर्थोलॉजी क्या है? तो ऑर्थोलॉजी हड्डियों का जो है अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद नहीं हो रहा हो तो ऐसे भी तो कि ऑर्थो करके डॉक्टर ऑर्थो, हाँ डॉक्टर ऑर्थो करके एक तेल आता है, तो हड्डियों के लिए वो तेल होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ऑर्थोलॉजी जो है वो हड्डियों से संबंधित ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीनों का पाचन करता है। ठीक है, तो प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीनों को पचाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित हो जाता है? जो शरीर में ग्लूकोज होता है तो जब तक तो उपयोग में आता हमारे आता है, लेकिन जो अतिरिक्त ग्लूकोज बचता है तो कहाँ पर भंडारित हो जाता है, कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? आइए देखते हैं कहाँ पर इकट्ठा होता है अतिरिक्त ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए,
यकृत में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है हमारे शरीर का, जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है तो वो यकृत में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, तो इसका आंसर है विटामिन D2 को। तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलती है? सूर्य की रोशनी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है भाई। जा करके बैठ जाओ, सूर्य की रोशनी लो, आराम से आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगी। और विटामिन डी का उपयोग कहाँ पर होता है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। और अगर आप सरसों का तेल लगा करके अगर आप धूप में बैठेंगे तो अधिक से अधिक विटामिन डी आपको मिलने वाली है वहाँ पर। तो देखिए, ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रतियोगिता दर्पण के चुनिंदा प्रश्न। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण में प्रश्न ही ऐसे आते हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो सार संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए प्रतियोगिता दर्पण का। तो इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आने वाले कंप्यूटर का जो सार संग्रह होता है, एमपीपीएससी और एमपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न बनते ही बनते हैं कंप्यूटर। और उसके साथ ही साथ में हम विविध भी आपकी लेकर के आने वाले हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण जो विविध होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अब लूसेंट की विविध तो लगभग सबको याद हो चुकी है। तो प्रतियोगिता दर्पण की विविध जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो विविध और कंप्यूटर ज्ञान के लिए अगला जो वीडियो आने वाला है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाने से क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे प्ले कीजिए और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जल्द ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।